बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। हमारे मुल्क में बड़ा आसान हो गया है किसी पर भी इल्ज़ाम लगाना, और वो इदारे जो सेंसिटिव हैं, वो इदारे जो बड़े इदारे हैं, जिनका नाम बहुत है, जिन पर ज़िम्मेदारी बहुत है, लेकिन शायद वहाँ से ख़बर निकालना या निकलना ये हर किसी का एक सेंसिटिव पॉइंट है और लोग उसको फिर मैनिपुलेट भी करते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ, खुल के आज बात करेंगे ISI के हवाले से। आपने पिछले दिनों देखा कि मुख्तलिफ ट्वीट्स भी आई, ख़बरें भी आई और ये कहा गया कि जी जर्नलिस्ट के घर में घुस के ISI ने उसको मारा है, और बस वो जर्नलिस्ट किस पाए के जर्नलिस्ट हैं और उनकी हकीकत क्या है, तमाम मीडिया ने उसको किस तरह से उछाला, बड़े बड़े एंकर्स इसमें शामिल हो गए। ये इतना बड़ा मामला बन गया कि आज हमें इस पर प्रोग्राम करना पड़ा। हमने सोचा हम भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई एक जर्नलिस्ट के घर में घुस के ISI ने उस पर हमला कर दिया है, और क्या वाकई इतना बड़ा कोई काम था या इतना बड़ा कोई नाम था कि मुल्क के इतने बड़े इदारे को ऐसा करने की ज़रूरत पड़ी। इस हवाले से बात करने के लिए जो शख्स इस पर बार बार प्रोब कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उनको ही हमने अपने शो का हिस्सा बनाया है। जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, जमील फारूकी, उनको खुशामदीद कहते हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमील फारूकी, जिनको मैं अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि आप आजकल ट्वीट किंग बने हुए हैं, क्योंकि बड़ी ख़ास और बड़ी गहराई से ट्वीट कर रहे हैं जो मामला गिरदोनवा में चल रहे हैं। जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट, एज एन एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जमील, ठीक ठाक हैं? मैं फर्स्ट क्लास। और मैंने आपकी खैरियत इसलिए पूछी क्योंकि आजकल आप ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसे लगता है कि किसी को पिंच कर रहे हैं। तो ये पिंचिंग है, ये सच्चाई है, यही क्या माजरा है? देखें, आज़ादी इज़हार राय का हक सबके पास होता है। जिस तरह उन लोगों के पास है कि वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करें, तो उसी तरह एक और तबके के पास भी ये हक है कि वो अपने इदारों के ऊपर उठने वाली उंगली के खिलाफ कम से कम बैन बात तो कर सकें। तो गुज़िश्ता चंद दिन से आप देख रहे होंगे बड़ा सार्कास्टिक किस्म का जो है ना ट्वीट का स्टैंडर्ड है, क्योंकि आप इतनी खुल के बात करते हैं तो आप बिगाड़ लेते हैं पूरी कम्युनिटी से। और दूसरी तरफ अगर आपके मुल्क की सलामती के ऊपर बात आती है तो भी एज ए पैट्रियट आपके लिए बड़ा नुकसानदेह है। अच्छा, एक बात बताइए, चले हम इसको डायरेक्ट बात करते हैं ना, असद अली तूर से शुरू करते हैं। असद अली तूर जो हैं, उनके साथ जो मामला हुआ जी, कुछ लोग घर में घुसे और सारा मामला सबके सामने आ गया। उसके बाद डायरेक्ट हमारी इस्टेब्लिशमेंट को उसमें इन्वॉल्व किया गया, जिस पे आपकी पहली ट्वीट आई और आपको इस मामले के बारे में पता चला। तो मैं तो आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि बिल्कुल इदारों पे बात हो रही है और उनको अगर क्वेश्चनेबल बनाया जा रहा है तो बड़े टाइमली आपके ट्वीट आए, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन आ कैसे रही है कि जी मामला हुआ क्या था, लड़की के भाई थे वो, कोई इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं था? देखिए नुसरत, सबसे पहले तो वाकया किसी भी तरह का हो उसकी मजम्मत बनती है कि कोई भी किसी को टॉर्चर ना करे, और सिर्फ इस वजह से कि जमाबंदी हो रही है उसके ऊपर हाथ ना उठाए या उसको मारे पीटे ना। जहां तक आप मेरी ट्वीट का तज़किरा कर रही हैं, शायद आपने मेरे ट्वीट का एक हिस्सा पढ़ा है, मेरे ट्वीट का दूसरा हिस्सा नहीं पढ़ा। पहला हिस्सा जो था वो बड़ा सार्कास्टिक किस्म का था और दूसरे हिस्से में डिस्क्लेमर था। और डिस्क्लेमर ये था कि इस किरदार की ममासलत तो हो सकती है, लेकिन ड्रामाई किरदार मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो जो बात मैंने कह दी वो कह दी और उसको लोगों ने खबर समझ लिया। पहली बात तो ये है, इसको मैं करेक्ट कर दूं कि लोग ये समझते रहे, और बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने भी इसको एज ए हेडलाइन अपने फ्रंट पेज पे रखा हुआ था, बगैर इस चीज के तस्दीक किए हुए कि एक बंदे ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट के नीचे एक डिस्क्लेमर दिया है कि इस ना तो उसमें कहीं पर नाम इस्तेमाल किया गया जिस शख्सियत का नाम आप ले रही हैं, और ना ही ये कहा गया कि ये डायरेक्टली कोई खबर है। तो आजादी इजहार राय का हक तो सबके पास है। पहली बात तो मैं क्लियर करना चाह रहा था। अच्छा, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड है वो ये कि मैं एज ए जर्नलिस्ट और एक स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म अभी तक ये समझ नहीं पाया कि किसी शख्स के साथ कोई वाकया पेश आता है और विद इन 30 सेकेंड हमारे न्यूज चैनल्स इस चीज का जजमेंट दे देते हैं कि भाई जो वाकया हुआ है इसके पीछे कोई खुफिया हाथ है या कोई तीसरी कुव्वत मुलव्वस है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अभी तक तहकीकात नहीं हुई थी, FIR दर्ज नहीं हुई थी, वाकया होने के 30 सेकंड के अंदर तमाम मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर एक खबर चलना शुरू हो गई कि हमला हुआ और हमला कराने में
किन किन का हाथ था। जो आपने तहकीक की फिर, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है यू आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट और आपको बड़ा फील हुआ ऑब्वियसली, जिस तरह आपने पहले मेंशन किया कि मुल्क के इदारे हैं और हमारे लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके हवाले से। तो क्या ये आपने रिसर्च की थी या आपको बस वैसे ही उनके रिटेलिएशन पे या उनकी खबर पे आपको गुस्सा आया कि 30 सेकंड में कोई कैसे ये खबर ब्रेक कर सकता है? देखें, रिटेलिएशन में गुस्सा तो वाजिबी था, लेकिन इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स हैं। आप रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स की जो रिसर्च है उसको देखें तो इस तरह के जितने भी जर्नलिस्ट के साथ वाकयात होते हैं उनके 60% उनमें से जो वाकयात हैं उनका ताल्लुक जाती नौयत के झगड़ों से होता है। उनमें से अक्सर का ताल्लुक ऐसे वाकयात से होता है जो आपकी जात से रिलेटेड होते हैं। किसी का लेन देन का ताल्लुक होता है, किसी का खातून का ताल्लुक होता है, किसी का कोई और मामला होता है। तो हर वाक़े को जर्नलिस्टिक कम्युनिटी से जोड़ देना और आजादी इजहार राय पर हमला करार दे देना ये भी गलत है, और हर वाक़े के मुतालिक ये कह देना है कि किसी लड़की या लड़के के भाई की वजह से आए वो भी गलत है। लेकिन ट्रेंड्स होते हैं ना, उन ट्रेंड्स को आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। अब आप देखिए कि वाक़या होता है, वाक़े के बाद डिसीजन एक किस्म का आ जाता है, एक खास किस्म की जर्नलिस्ट कम्युनिटी खड़ी हो जाती है कि ये वाक़े की रीजन क्या बनी है। जी, वो खास किस्म की जर्नलिस्ट जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट, हाँ जी, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है वो उस शख्स के घर पर चली जाती हैं। उसके बाद पट्टियों वाला सीन आता है, कभी पट्टियां छोटी बंधी हुई हैं, कभी बड़ी बंधी हुई हैं और कभी पट्टियां हटा दी गई हैं। आई मीन के ये मुल्क है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, और आप इतना बड़े लेवल पर खड़े होकर उसके ऊपर बैशिंग कर जाते हैं कि इंडिया उसके ऊपर हेडलाइंस बना रहा है, इजरायली मीडिया उसके ऊपर हेडलाइंस बना रहा है, बीबीसी उसके ऊपर आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से क्वेश्चन कर रहा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कुछ सवाल था कि एक ऐसा शख्स जिसके तकरीबन 12-15 हजार यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर्स थे, जो कोई मेन स्ट्रीम टीवी एंकर नहीं है, जो रिपोर्टर नहीं है, एक नॉर्मल सा प्रोड्यूसर है और उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसका एहतराम करते हैं, यकीनन वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता होगा। लेकिन वो अगर यूट्यूब पर बैठकर किसी टीवी एंकर की फैमिली के मुतालिक बैशिंग करे, आपने शायद वो वीडियो देखी हो, मैं तो हैरान होता हूं कि कौन सा जर्नलिज्म है कि आप किसी एंकर के मुतालिक ये कहें कि वो अपने बेडरूम में किसको बुलाता है। कि कौन सा जर्नलिज्म है? मुझे पहले तो ये बता देना आप, कि किस तरह का जर्नलिज्म है जिसकी सपोर्ट में वो जर्नलिस्ट खड़े हो गए हैं जिनको ये आइडिया नहीं है कि वो भांडपन की सपोर्ट कर रहे हैं या वाकई जर्नलिज्म की सपोर्ट कर रहे हैं। जो सपोर्ट में खड़े हुए हैं वो बड़े नाम है और उन्होंने जिस किस्म से, जिस तरह से थ्रेट के अंदाज में बात कही है, हामिद मीर साहब का मैं खुसूसी तौर पे बात करना चाहती हूँ, उन्होंने जिस अंदाज में, एक थ्रेटनिंग अंदाज में जिस तरह बात की, ऐसे लगा कि उनको तो पक्का पता है कि क्या हुआ है और वो ये समझते हैं कि जो पहली खबर ब्रेक की गई जिसके बारे में हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कि वही सही है। देखिए, यही तो अलमिया है ना हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी का, कि वो बगैर सोचे समझे 100% अपनी तरफ से जजमेंट पास कर देते हैं कि ये वाकया हुआ है तो इसके पीछे ये है। अगर आपके पास सबूत है तो सबूत लाएं। सबसे बड़ा सबूत यह है कि सीसीटीवी में शक्लें वाज़ेह हैं कि बंदे कौन है, एक नहीं 3-4 फुटेजेस हैं। हमारा नादरा का सिस्टम इतना अपडेटेड है कि आप पता लगा लेते हैं चंद मिनटों में कि कौन बंदा था, और अगर डॉट्स कनेक्ट करने हैं तो जिस बंदे को थ्रेट्स आई हैं वो थ्रेट्स के प्रूफ दे सकता है कि ये लेकिन जी इस नंबर से मुझे कॉल्स आती नहीं है, प्राइवेट नंबर था या जो भी था, तो दे आप जाके इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि आप कम से कम पहले कोई जजमेंट पास करने से पहले या जजमेंटल होने से पहले तहकीक तो कर लें कुछ दिन के लिए। अच्छा, और इसीलिए मेरे जो ट्वीट था बड़ा सार्कास्टिक था, उसमें मैंने कहीं किसी का नाम नहीं लिया। देखिए, अगर आप बगैर सबूत के एक पूरे कौमी इदारे को मुलायम कर सकते हैं तो मैं बगैर नाम लिए अपना राय का इजहार तो कर सकता हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है, सिर्फ आप उस तरफ क्यों देख सकते हैं? कौमी इदारा भी वो जो कि सेंसिटिव है, और जैसे आपने खुद कहा कि फौरन इंडिया ने उस पर प्रोब करना शुरू कर दिया, ISI का नाम आता है तो आप देखते ही हैं कि ये तमाम जो मुल्क हैं ये फौरन हरकत में आ जाते हैं। सो आप क्या समझते हैं कि ये हर चीज़ का इल्ज़ाम ISI पे इस तरह डाल देना, क्या ये कोई हाइब्रिड वॉर है, ये कोई और ये क्या चीज़ है? लेकिन 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना हमें पिछले 10 साल से है, जिसका तज़किरा हमारा ISPR भी करता है और ट्रेंड्स बताते हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है, और उसमें हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी का एक बड़ा तबका शामिल है, बड़ा हिस्सा शामिल है डिस्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, और जब आपका कोई पॉलिटिकल एफिलिएट हो तो जिसका जो नैरेटिव होता है वही जर्नलिस्ट कम्युनिटी का नैरेटिव हो जाता है। यहाँ दो बातें चल रही हैं, एक तो या तो प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं या एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं, इसके अलावा बीच में कोई नहीं है। इसको यूं कहिए कि या प्रो इमरान खान है या एंटी इमरान खान है, इसके अलावा बीच में कोई नहीं है, या प्रो नवाज शरीफ है और एंटी नवाज शरीफ है,
बीच में कोई नहीं है। तो जब ये आपकी मेंटालिटी बन जाए, एक्सट्रीमिज्म हो गई है जी, तो फिर तो बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन बन जाएगी। नो, एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन है एज ए कम्युनिटी, हम सब के लिए डिस्टर्बिंग सिचुएशन है कि भाई नौबत इस हद तक आ गई कि आपने बगैर तहकीक किए, बगैर सबूत किए, अगर 30 सेकंड के अंदर जजमेंट पास कर दी है, तो फिर किसी के पास भी राइट है कि वो अपने एंड पर किसी अंदाज की भी आजादी इज़हार राय को मद्देनजर रखते हुए बात कर सकता है। लेकिन हामिद मीर साहब का ये पहली दफा इंसिडेंट नहीं है। हाँ, इस इंसिडेंट पे वो आईएसआई के सामने खड़े हुए और इदारों की बात की, जनरल रानी की भी बात कर दी। लोगों को तो ये कनेक्ट करना मुश्किल हो रहा है कि ये जनरल रानी एंड ऑल दिस डिस्प्यूट, ये कहाँ से सारा कनेक्शन बनता है, और ये इसको क्या इज इट वर्थ इट कि ये सब करने की ज़रूरत थी, या ये सारे नाम लेने की ज़रूरत थी? जनरल रानी का कैरेक्टर एवरीबडी नोज कि ये अयूब खान के दौर से रिलेटेड कैरेक्टर था, बेगम शमीम अख्तर का, वो सारी दुनिया को पता है। लेकिन एक बड़े मेन स्ट्रीम टीवी एंकर जिसका कद इतना बड़ा है कि उनको बाबा की हैसियत दी जाती है जर्नलिज्म में, उन्होंने अच्छा अब फिर उनका फिर कैरेक्टर इस तरह से मशकूक हो जाता है। माजरत के साथ मैं बड़ा खुलकर बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर मशकूक इस तरह हो जाता है कि आप अंसारुल इस्लाम के JUI के धरनों में उनके साथ खड़े होते हैं जी। आप मियां नवाज शरीफ साहब की भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपके प्रोग्राम्स के अंदर बाकायदा तौर पर नजर आ रहा होता है कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात हो रही है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ये चीजें इस हद तक खुलकर सामने आ जाएं, तो फिर एक छोटी सी जगह, मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान का मीडिया इतना बड़ा हो गया है कि एक 12 से 15 हजार यूट्यूब सब्सक्राइबर रखने वाले शख्स को आपने इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइन पॉइंट बिल्कुल, और डिस्कशन का महवर उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। मुझे तो अफसोस ये होता है, और उससे बढ़कर ये नहीं, तो ये क्या सोची समझी थी कोई साजिश है, कोई सोची समझी थी? क्योंकि ये आपका पॉइंट बहुत हार्ड हिटिंग है। देखिए, यहाँ इससे बड़े बड़े मजालिम हो रहे हैं, आपको भी उसके बारे में पता है, मुझे भी पता है, ABC जो बाबाए जर्नलिज्म है उनको भी पता है, लेकिन उस पर तो इस तरह कोई खड़ा होकर बात नहीं करता, उस पर तो इस तरह किसी ने कोई धमकी नहीं लगाई। इंडिया है और बाकी ममालिक हैं, हमें किस किस तरह की थ्रेट है, बलूचिस्तान के जरिए से कैसी थ्रेट है, हमें और जगहों से कैसी थ्रेट है, उसके बारे में तो कोई इस तरह खड़े होकर धमकी आमेज लहजे में बात नहीं करता। ये अचानक से 12-15 हज़ार वाले फॉलोअर्स वाली एक शख्सियत के साथ जो हुआ, इस पे इतना मुतहरिक होने की वजह क्या? कोई साजिश है इसके पीछे? क्या कोई पॉइंट स्कोरिंग है इसके पीछे? क्या इस इंसिडेंट को किसी और मकसद के लिए यूज किया जा रहा है? लेट्स टॉक अबाउट इट ओपनली। देखें नुसरत, एक तो हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ जो असल शख्सियत जिसको जगह मिलनी चाहिए उसको जगह नहीं मिलती, और जगह वो ले जाते हैं जिनकी कोई औकात या हैसियत नहीं होती। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जर्नलिज्म करते हुए अपनी जानें गंवा दी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वाकईतन मारें पड़ी हैं। मैं आपको बता रहा था कि कराची जैसे शहर के अंदर आपके जो प्रोड्यूसर हैं काशिफ साहब, जो मुझे बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, जिस वक्त एक ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम्स करने का ट्रेंड स्टार्ट करना अगर किसी ने शुरू किया था तो आपका भाई था, मैंने किया था CNBC पाकिस्तान के साथ और डॉन के साथ। उस वक्त लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कराची जैसे शहर के अंदर इस तरह का काम हो सकता है। 9-0 पर खड़े होकर 9-0 के अगेंस्ट बात कर दी थी, जिसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 साल में कराची में रहा हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने कॉल करके ये नहीं कहा कि यार आपने हमारे खिलाफ बात क्यों की। मैं ओपनली करता था, कभी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे। यहाँ कराची में इस्लामाबाद में बैठकर टॉक शो कर रहा हूँ, और मुझसे ज्यादा सख्त सवालात इस वक्त के मीडिया के अंदर मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। लोग बैन खेल जाते हैं, मैं कर जाता हूँ सवाल, और वो वायरल भी होती है चीजें। मुझे तो आज तक किसी ने थ्रेट नहीं किया, मुझे तो घर में घुसकर कोई नहीं मार रहा। और आपने एक ऐसे बंदे को जिसको जानता कोई नहीं था, सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो लफ्ज जुबान इस्तेमाल करता है, मिसबिहेव करता है, आपके फौजी इदारों को गालम गलोच करता है, बकता है, तो उसको आपने हीरो बना दिया चंद मिनटों में। तो इट्स ए प्री प्लान थिंग, एवरीबडी नोज कि ये प्लानिंग के साथ हुआ है। एक पहले वाकया होता है, उस वाकये के ऊपर उस बंदे का बयान आता है, और बयान विद इन 1 मिनट वीडियो बयान के अंदर ये कहा जाता है कि मुझे इजराइल मुर्दाबाद का नारा लगाओ। तो लगा दो भाई, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? व्हाट्स सो डैम वंडरिंग इन दैट? आई मीन कि आपने नारा अगर किसी ने कहा कि लगा दो, आपको किसी ने ये तो नहीं कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाओ, आपको कहा इजराइल मुर्दाबाद का नारा लगा दो, आपको कहा इंडिया मुर्दाबाद लगा दो भाई, क्या मसला है इसमें? तो ये वो शख्स करता है जिसको पता होता है कि मुझे डिफाइन क्या करना है, मुझे बोलना क्या है। वो सोच के बैठा होता है कि मुझे बोलना क्या है। अब इसके पीछे इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, इंटरनेशनल माफिया है, इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, ये एजेंसीज हैं। इसका वक्त आने पर पता चलेगा, चंद दिन में तहकीकात हो जाएंगी। और मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, वाशगाफ अल्फाज में खबर दे रहा हूँ आपको,
हमारी एजेंसीज के पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि मामला क्या हुआ है, और हमारे इदारों के पास पूरी इंफॉर्मेशन है, वीडियो फुटेजेस तक मौजूद है, और ऐसी फुटेजेस हैं जो इनके सीसीटीवी कैमरास में भी नहीं आई। सारी चीजें इन्वेस्टिगेट हो चुकी हैं। ये 4 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि असल वाकया क्या था, लड़की के भाई थे, लड़के के भाई थे, या कहानी कुछ और थी। अच्छा, ये उनका नैरेटिव भी फिर सामने आएगा, जाहिर है, क्योंकि जिन इदारों की बात की जा रही है, अगर हम आम अल्फाज में कहें तो वो हल्के नहीं है। आना तो उन्होंने भी है, अपने नैरेटिव के साथ आना है। सो अभी उनके नैरेटिव अभी उनका नैरेटिव आना बाकी है। मेरी बात सुनिए। जिस अमेरिका का एक बहुत बड़ी शख्सियत, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो पाकिस्तान के एक डबल रोड से गुजरा तो उसने कहा कि मुझे अपोजिट साइड वाली रोड से लेकर जाओ कि मैं उस हेडक्वार्टर को देखना चाहता हूं जिसमें ISI का चीफ बैठता है। इंडियन रॉ ने यह कहा कि आज तक हमें पता नहीं चला कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की हायरार्की क्या है। मोसाद कहती है कि आज तक हमें पता नहीं चला कि किस हायरार्की और डिवीजन ऑफ लेबर के तहत पाकिस्तान की एजेंसी काम करती है। उनके लिए टटपुचिए बड़े हैं जिनके घर में घुसकर ये थप्पड़ मारेंगे और उसके बाद अपने ऊपर इल्जाम भी लगवा देंगे कि ये आपने हमने ISI ने मारा। मतलब आप देखें ना, लेवल चेक करें कि हमारे मुल्क की एजेंसी के लिए अगर किसी को साइड पे हटाना हो तो ये कोई बड़ा काम है। आई मीन कि आप देखें ना, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि जो करना चाह रहे हैं वो मलाइन कर रहा है। अब ये आउट ऑफ क्वेश्चन पे एक और बात बनती है कि हामिद मीर साहब ने कहा कि हमारे साथ तो ये लोग बैठ के इजराइल से ताल्लुकात की बहाली की बात करते हैं। उन्होंने ये भी तो कहा है ना ISI के हवाले से कि जी हमारे साथ बैठते हैं और जी इजराइल से बहाली, ताल्लुकात की बहाली की बात करते हैं। इसके ऊपर एक लॉजिकल आर्गुमेंट है, या डोर्स आर ऑलवेज ओपन ड्यूरिंग द वॉर जोन एज वेल। वंस यू आर एट वॉर के दौरान भी आपकी टॉक्स रहती है, चाहे वो इंडिया के साथ हो, अभी भी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, UAE एक वेन्यू है, वहां पर इंडिया के साथ कश्मीर के मामले के ऊपर बातचीत चल रही है। कौन कहता है कि टॉक्स नहीं होती हैं? टॉक्स तो होती हैं, लेकिन बेगैरत और घटिया आदमी तो वो है जो इंफॉर्मेशन होते हुए उन टॉक्स को डिस्क्लोज कर देता है। ये तो आप तो अपनी स्टेट के खिलाफ खड़े हो गए ना। फिर आपको किसने कहा, किसने हक दिया है कि आप ये बात करें? अगर आपसे किसी ने की भी थी, किसने कहा है आपको, किसने हक दिया आप ये बात करें? जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और रियासत का स्टांस इसके ऊपर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि हमने इजराइल को तस्लीम नहीं करना, और हमारे बाबाए कौम का ये विजन था कि इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करना, और अब जबकि कतर, बहरैन, UAE, सऊदीया सब तस्लीम कर रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान ने खुलेआम ये कहा है। और इंडिया US मीडिया के ऊपर बैठकर हमारा वजीर खारजा ये कहता है कि इजराइल अपने मीडिया को डीप पॉकेट के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। जब इतनी बड़ी बात कर जाता है हमारा वजीर खारजा, तो इसका मतलब है कि हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं पर कोई टॉक्स है तो टॉक्स तो जंगों के दौरान भी हुआ करती हैं, वो तो हमेशा होती रहती है। कश्मीर के इशू के ऊपर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इज नॉट इन टॉक्स विद इंडिया? अभी पाकिस्तान ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, सीरियस पेंडेमिक के दौरान इंडिया को खुलेआम ऑफर की कि हम आपकी मदद को तैयार है। तो क्या ये गलत जेस्चर था? तो इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर तो कभी आकर तारीफ करेंगे, पाकिस्तान की तारीफ बनती है कि पाकिस्तान, इंडिया जवाब दे ना दे, पाकिस्तान अपनी तरफ से गुडविल जेस्चर देता है, पीस जेस्चर देता है। आई मीन कि ये इलॉजिकल बातें हैं। और अगर देखें बंद कमरे में होने वाली बातें, जिसमें जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अगर 2-4 लोगों को बिठा भी दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अब वो रास्ता भी बिल्कुल नैरो कर दिया है उन नए जर्नलिस्ट के लिए या उन इमर्जिंग जर्नलिस्ट के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है कि किसी तरह हम मेन स्ट्रीम में आ जाए, वो आ गए हैं, उनके लिए आपने रास्ता नैरो कर दिया, आपने मिसट्रस्ट कायम कर दिया है, आपने एक ऐसा मामला खड़ा कर दिया है कि कल को आपके जर्नलिस्ट कम्युनिटी में जो वाकयातन डिजर्विंग और इंटेलेक्ट है उनके लिए आपने रास्ता बंद कर दिया। और आप देखिए ना कि ओवरऑल जिम्मेदारी जो सहाफत की है, आज जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है, जो प्रेसिडेंट सेट की जा रही है, वो बाकी आने वालों के लिए भी है। फिर तो हम किस तरफ अपनी जर्नलिज्म को ले जा रहे हैं? मुल्क की सैंक्टिटी है, बहुत सी बातें, सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं है, वो लिबरल सोसाइटीज़, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ पर मीडिया को आज़ादी इजहार की हम समझते हैं कि बहुत उनके पास लिबर्टी है, लेकिन वहाँ पर भी जहाँ मुल्क और कौम का कोई चैलेंज होता है या कोई ख़तरा होता है या कोई परेशानी लाहक हो सकती है, उन मामलात में उनका मीडिया कंट्रोल्ड है।
लेकिन हमारे पास मीडिया कंट्रोल होना तो एक अलग ही बहस है। हमारे पास तो आप देख लीजिए कि अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त बख्शी और पाकिस्तान में बड़ा नाम बनाया, वो ख़बर ब्रेक करने के चक्कर में कौन सी ऐसी बातें हैं जो ब्रेक कर देते हैं, जो शायद आम आदमी के लिए डाइजेस्ट करना या उसको समझना मुश्किल है, क्योंकि उसके पहले का हिस्सा और उसके बाद का हिस्सा हमारे सामने नहीं आता। हमारे पास वो छोटी सी कहानी आती है दरमियान से, so which is not very healthy for। मैं आपको एक बात बताऊं, एक लफ्ज है डीप स्टेट। हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में के बारे में कहा था कि पाकिस्तान इज अ डीप स्टेट। डीप स्टेट का मतलब कि ऐसा मुल्क जिसके ऊपर फौज की हुक्मरानी हो लेकिन सियासतदानों को लिफ्ट ना कराई जाती हो। मुझे बता दीजिए कि ट्रंप के साथ जो हुआ है, इससे बड़ा डीप स्टेट दुनिया के अंदर कोई हो सकता है? आई मीन कि पहली दफा उनकी हिस्ट्री में हुआ कि 4 साल करने के बाद अगले 4 साल का टेन्योर नहीं मिला। ओबामा जैसे बंदे को मिल गया था। अब एक और एग्जांपल देता हूं। बराक ओबामा ने कैंपेन जब रन की और कैंपेन रन करते हुए वो पहले अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक के तौर पर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तो उस कैंपेन के दौरान उन्होंने एक जुमला कहा और बार बार कहा कि मैं अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज को वापस निकाल के ले आऊंगा क्योंकि ये हमारी जंग नहीं है। लेकिन जब प्रेसिडेंट का ओथ उन्होंने लिया है, उससे अगले दिन फिर उन्होंने कहा कि मैं अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज ले आऊंगा। ये 2008 की बात है। फिर पेंटागन ने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट यू हु विल डिसाइड कि अफगानिस्तान से फौजों को निकालना है या नहीं निकालना। वी आर द पीपल जो डिसाइड करेंगे कि अफगानिस्तान में क्या होना है। आप प्रेसिडेंट हैं, आपको हमने बना दिया, लेकिन ये आप नहीं है जो डिसाइड करेंगे। इवन इंडिया के अंदर जाकर देख लें, इंडियन मीडिया के अंदर जाकर देख लें, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ अपनी स्टेट के खिलाफ बात नहीं करता है। आप अमेरिकन मीडिया को देख लें, वो भी पेंटागन की पॉलिसी के अगेंस्ट अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं करेगा। आप इजराइल को देख लें, वो मोसाद की पॉलिसी के अगेंस्ट अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं करेगा। कि पाकिस्तान शायद दुनिया के खित्ते पे वाइड मुल्क है जहां पर बकवास भी पूरी करते हैं और कहते हैं कि हमें आजादी नहीं है बात करने की। इससे बड़ी आजादी क्या होगी कि आपने बाकायदा तौर पर तोपों के खिलाफ बात कर दी। आपने कहा हम आपके तोपों और गोलों से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके जनरल रानी को, ये आपका घटियापन है कि आपने किसी की फैमिली की बात को बाहर निकालने की कोशिश किया। क्या आपके घर में ऐसी बातें नहीं होती होंगी? क्या मेरे घर में ऐसी बातें नहीं होती? क्या मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है? तो जब ये कौन सा जर्नलिज्म है कि आपने पर्सनल लाइफ को उछाल कर पूरी दुनिया के आगे रख दिया और आपने स्टेट के मामला को दांव पर लगाते हुए पूरे मुल्क का इमेज डिस्टॉर्ट किया? ये तो चाहे हामिद मीर साहब हो या कोई हो, कोई भी शख्स हो, कितना बड़ा बाबा क्यों ना हो, अगर इफ ही इज मिस्टेकन तो हम बात करेंगे भाई, हम चुप नहीं रहेंगे इसके ऊपर। और वो मैं वैसे पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इस सारे मामले में मेरे जहन में वो झलकियाँ आ रही थी जब हामिद मीर साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था। सो व्हेन यू आर गिविंग जी बांग्लादेश की जानिब से अवार्ड मिला जी नहीं, और यहाँ पर पाकिस्तान में भी उनको अवार्ड मिले हैं काफ़ी। और जिस मुल्क ने आपको इज्जत दी है, जिस मुल्क ने आपको इतना नाम दिया है, बिल्कुल आप वहाँ पर क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट एंड एवरीथिंग हैज़ अ प्रोटोकॉल। एक आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूंगा मैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा सुप्रीम है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 26,000 कवानीन है, 26,000 लॉज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 19। पूरी दुनिया में जर्नलिस्ट कम्युनिटी जहां जहां जर्नलिज्म करती है ना, वो अपने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर पढ़ती है पहले, और उसमें आजादी इजहार राय का जो आर्टिकल होता है ना, उसको सबसे पहले पढ़ती है कि इसको मुझे फॉलो करना है। आर्टिकल 19 आपका यह कहता है कि आपने एंटी रिलीजन बात नहीं करनी, आपने एंटी स्टेट या एंटी मिलिट्री बात नहीं करनी, आपने अपने मुल्क को डीप स्टेट नहीं बनाना। ये जर्नलिस्ट के लिए प्राइम ऑब्लिगेशन है, ये जर्नलिस्ट ओथ के अंदर आता है। इट्स हाई टाइम जिस वक्त आपने ये तमाम बातें की हैं। थैंक यू जमील फारूकी फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन, फॉर ऑल द आइडिया शेयरिंग जो आपकी ट्वीट के पीछे है या आपकी बातों के पीछे है या आपकी एनालिसिस के पीछे है। इसमें बहुत से हार्ड हिटिंग पॉइंट्स थे। आई होप कि इस फोरम से वो तमाम लोगों तक पहुँचे, एंड आई होप कि जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3-4 दिनों में हमें पता चले कि एक्चुअल मामला था क्या, वो भी सामने आए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू।
जी ख़वातीन हज़रात, ये आपने जमील फ़ारूकी की बात सुनी और मेरे ख्याल में मुझे इसमें मज़ीद कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर ज़ाविये से अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने की कोशिश की और जो लोग उनके ज़ाविये से इत्तफ़ाक़ नहीं करते उनकी भी वीडियोस तमाम आपके सामने मौजूद हैं। लेट्स सी कि हमारे इदारे हमारे सामने कुछ दिनों में क्या हकीकत लेकर आते हैं। टिल दैट टाइम आप अपना ख्याल रखिए, अपने कॉमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह कीजिए जो आप समझते हैं, क्योंकि आपके तमाम कॉमेंट्स मुझे वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं रीड आउट भी करूँगी। आप हमारे वीडियोज़ के नीचे जो आपके कमेंट्स होते हैं वो हम गो थ्रू करते हैं। सो अपने कमेंट्स से हमें आगाह कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।